हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इम्पल्स और मोमेंटम। तो इम्पल्स और मोमेंटम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर अप कर चुके थे। अब एक चैप्टर जो कि मैकेनिक्स पार्ट का बच गया है, पूरा मैकेनिक्स को हम हिट करने का कोशिश किए, जिसमें आपका एक चैप्टर जो है COM, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा 12th पार्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बोले थे कि PYQ सीरीज को ऑलमोस्ट हम क्या करना है, एंड करने वाले हैं। और लेक्चर थोड़ा लंबा आएगा, क्योंकि अब जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन सारे के वो सारे प्रॉब्लम जो पहले के लेक्चर में जिसमें हम स्किप किए थे, तो उसको इस PYQ सीरीज में क्या कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, बस वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पहले क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। अब तक हम आपको बता चुके हैं कि इस पूरे पर्टिकुलर PYQ सीरीज में मोर देन 3000 प्रॉब्लम सॉल्व किया जा चुका है। मोर देन 3000 प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है और कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो कि स्किप किया गया है था, उसको हम आगे कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये वाला जो सीरीज है मैकेनिक्स वाला, ये आपका चलता रहेगा। इसको हम बंद अभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उसमें अभी बहुत चीज आपको सीखना है। मैकेनिक्स में भी बहुत कुछ सीखना है और उसको हम कैरी ऑन करेंगे। लेकिन अब हम थोड़ा 12th, अब दोनों मिक्स करके करेंगे। 11th एंड 12th दोनों को मिक्स करके हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। और 12th वाले में, स्पेशली 12th वाले में हम फिर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जबकि मॉडर्न फिजिक्स के 15 to 16 लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स पे हम ले चुके हैं। फिर भी उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम अभी भी बचा हुआ है, तो उसको भी हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, 12th पार्ट का जो बेसिक चीज है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI, फुल मैग्नेटिज्म, AC, ये सारे वाले पॉइंट जो कि पहले हम कवर अप कर चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिसको हम कवर अप नहीं कर पाए थे। तो उसको हम, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि फैब इज योर लास्ट हार्ड लाइन, इसके अंदर हमको लिमिटेड टाइम के अंदर इसको हमको खत्म करना था, इस सीरीज को। तो अब का लेक्चर थोड़ा सा आपका लंबा आएगा, क्योंकि अब हम सारे 12th के जो भी क्वेश्चन मतलब स्किप किया गया था, उसको इसमें कैरी ऑन करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा आएगा, और बाकी ये जो मैकेनिक्स चल रहा था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक के इस सीरीज में हम क्या क्या देख चुके हैं। तो HC वर्मा, जो कि हम जब भी कह रहे हैं तो HC वर्मा का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसका बुक आपका कौन सा है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो इसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, दोनों सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से पहले ये हम तब बता रहे हैं जब JEE एडवांस 2022 जो भी देने वाले हैं उनके लिए। तो JEE एस्पिरेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और उसके बाद आपका आ जाता है DC पांडे का मतलब अब जब भी आप सॉल्व करें तो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करें, स्किप नहीं करना है। तो इसमें आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। JEE अड्डा पे आपको, IIT JEE अड्डा पे आपको सारा सॉल्यूशन उसका भी अवेलेबल है। और लास्ट में DC पांडे, और एक बुक और है जो कि अभी मार्केट में बहुत है, पाथफाइंडर, उसको भी हम कवर करेंगे। और रही बात यूरोडॉप की, तो उसको भी करेंगे लास्ट में अगर टाइम बचा तो। और याद रखिएगा, JEE का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा बुक पे फोकस मत करें, ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करें। तो जितना हम आपको बता रहे हैं उतना आपके लिए मच 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 सफिशिएंट है। सो बिलीव मी, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जितना भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, जितना कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, जितने कंसेप्ट में आपका क्लैरिटी होगा, कंसेप्ट जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, तो सारे प्रॉब्लम हम कर नहीं पाएंगे लिमिटेड टाइम के अंदर, आपको लिमिटेड प्रॉब्लम ही करेंगे। प्रॉब्लम इनफाइनाइट है और टाइम आपके पास फाइनाइट है, तो कुछ लिमिटेड कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन आया है उसको फिर से हम कैरी ऑन करने का कोशिश करेंगे। सो वेलकम दिस PYQ सीरीज एंड वेलकम टू ऑल्सो IIT JEE अड्डा।
सो इसको हम इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2015 में। अब जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो हाल फिलहाल का क्वेश्चन, पहले हम बहुत सारा क्वेश्चन किए थे 2000 से पहले, जो कि बहुत सब्जेक्टिव पॉइंट पैटर्न था। अब सारा हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस, कंप्रीहेंशन, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, सारे हम इसमें कवर अप करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा कह रहा है, कंसीडर a uniform spherical charge. Consider a uniform spherical charge distribution of radius capital R centered at the origin O. तो जैसा कि इस फिगर में आपको दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज है, स्फेरिकल चार्ज, uniform spherical charge distribution of radius capital R centered at origin. In this distribution, a spherical cavity of radius R2. So ये अगर R1 है तो इसका रेडियस, इस कैविटी का, ये कैविटी है और इसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, दैट इज R2. R2 spherical cavity of radius R2 centered at the point P, और इसका सेंटर्ड क्या है, P है, और इसका सेंटर क्या है, O है, जो कि आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, OP दैट इज A, और यहां पे और क्या दिया हुआ है, R1 माइनस R2 is made if the electric field inside the cavity, at a position R is ER। अब आपसे वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ R2, बट इट्स डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन R, और एक ऑप्शन में दिया हुआ है इट्स डिपेंड्स ऑन A। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, और अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है कि उसका इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2, यानी वो R2 पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको दिया हुआ है, और इसका रेडियस अगर R है और इसका रेडियस क्या है, इस कैविटी का रेडियस R/2 है। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये सरफेस आपको कौन सा है, स्फेरिकल चार्ज सरफेस है, और यहाँ पे आपको कैविटी इस टाइप से बनाया गया। और इस टाइप का प्रॉब्लम आपको 2-3 जगह मिलेगा, एक तो COM में मिलेगा और दूसरा ग्रेविटेशन में मिलेगा। तो ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रोस्टैट का दोनों का कॉम्बिनेशन मैचिंग है। सो ये जो ग्रेविटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों में बहुत चीज आपको कॉमन मिलेगा। हालांकि जैसे कि कूलॉम्स लॉ इसमें आपको मिलता है, और इसमें भी आपका क्या है, मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसमें अट्रैक्शन है, बट इसमें अट्रैक्शन है और इसमें अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। तो इससे बहुत सारा चीज आपका एनालॉजी मिल जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो बीच में क्या किया है, एक स्फीयर मतलब एक रेडियस है दैट इज R2, वो आपका क्या है, कैविटी है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चार ऑप्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और अगर यूनिफॉर्म है तो उसका वैल्यू क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तीनों चीज आपसे पूछा है, वैल्यू भी पूछा है, मैग्नीट्यूड भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम डील करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। और ये जो क्वेश्चन है वो कैविटी पे है, तो जैसा कि स्फेरिकल चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है E दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉ, और रॉ क्या है, रॉ आपका है डेंसिटी। तो ये प्रॉब्लम बहुत, ये मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी कर चुके हैं। तो कि अगर आपका स्फीयर हो तो मतलब ये प्रॉब्लम आपको ग्रेविटेशन में भी इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब देखने को मिलेगा, कैविटी टाइप, सेंटर ऑफ मास में भी आपको दिखेगा। यहाँ पे हम क्या किए, रॉ
बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जैसा कि आपको कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपसे पूछ रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो इसमें थोड़ा सा आप क्या यूज कर सकते हैं, वेक्टर लॉ आप यूज कर सकते हैं। तो ये आर है, ये r/2 है, तो दोनों के लिए तो यही हम लिखेंगे रॉ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे? पोजिशन वेक्टर, दिस इज पोजिशन वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, इसका पहले हम निकाल लेते हैं इस स्फेरिकल सरफेस का, उसके बाद हम कैविटी का निकाल देंगे और लास्ट में दोनों को हम क्या कर लेंगे? सिंपली ऐड कर लेंगे। मतलब कि क्वेश्चन ऐसा आप समझिए कि ये पूरा जो आपका स्फेरिकल यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम ऐसे समझे कि कैविटी जो इसमें दिया हुआ है वो कैविटी के ऊपर, मतलब ये कंप्लीट, इट्स ए कंप्लीट स्फेयर। तो जब कंप्लीट स्फेयर होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू इट्स पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ये आप देखिए तो इसके अलग अलग पॉइंट पे, मतलब सरफेस पे कुछ और होगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म है रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका चलता रहेगा। और इसका हम निकालते हैं कैविटी का क्या होगा। और कैविटी जो है इसमें आपको मेंशन है कि ये भी आपका स्फेयर है, बट इसका रेडियस आपको r2 दिया हुआ है। एक का r1 है और दूसरा का r2। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन थ्योरम, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, तो ये आपको दिया हुआ है r1 माइनस r2 या r1 माइनस r2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यू है ये आपको a दिया हुआ है, और इसको अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम मैच कराएं और इस पॉइंट को अगर m ले लें, सपोज दैट दिस इज m, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो यहां से अगर हम वेक्टर एडिशन को रूल को अगर हम फॉलो करें तो यहां से हम लिख सकते हैं, और ये इसको कहते हैं आपका पोजीशन वेक्टर। और ये आप ऐसा समझिए कि ये पूरा स्फेयर है और ये बीच में कैविटी है और उसका रेडियस आपको क्या दिया हुआ है? r2 दिया हुआ है। और ये जो डिस्टेंस है ये r1 माइनस r2 है, ये बड़ा वाला रेडियस, तो ये आपका हो जाएगा r1 माइनस r2। और r1 माइनस r2 का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ? a दे दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा है, इट्स मैग्नीट्यूड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ r2। तो क्या उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इंडिपेंडेंट ऑफ r2 होगा, बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन r। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आपको दिया हुआ है क्या उसका डायरेक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपका जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देखिए, तो जैसा कि हम आपको बताए हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रॉ क्या है? इसका डेंसिटी है, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। तो आर का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अगर वेक्टर रूल को अगर हम फॉलो करें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर, अब यहां से अगर देखें वेक्टर ए, तो यहां से हम लिख सकते हैं आर क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर विच इज डायरेक्टेड अलोंग O to M। अब M से P जाएंगे और P से फिर वापस O जाएंगे, तो ये ट्रायंगल लॉ है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं ट्रायंगल लॉ, कि एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड के आपस में बराबर होता है। तो ये आप ऐसा समझिए, तो अगर ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर इसका डायरेक्शन, सपोज दैट दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दिस इज r3। सो अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स रूल, वेक्टर एडिशन रूल, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल,
वेक्टर एडिशन रूल। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 यानी कि दो का सम हमेशा तीसरे के बराबर हो जाए, तो यानी R1 प्लस R2 दैट इज सिंपली इक्वल टू R3। R1 प्लस R2 दैट इज सिंपली इक्वल टू R3। तो ये आपका आ गया। तो वही वाला रूल हमें यहां से लगाएं, कौन सा, वेक्टर एडिशन रूल। तो ये R1 R प्लस M से P, सिंपल सा बात है कि M से P जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M से P MP प्लस दैट इज इक्वल टू, तो दो साइड का सम हमेशा तीसरे के बराबर होता है, और यही आपका क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ। तो ये ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नोट बाय, यानी कि ये रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नोट बाय इनटू पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम क्या यूज किए, वेक्टर एडिशन लॉ, यानी कि एक ट्रायंगल में इन दिस ट्रायंगल दो साइड का सम तीसरे के बराबर है, यानी R1 प्लस R2 दैट इज सिंपली इक्वल टू R3। तो वही वाला हम कंसेप्ट इसमें भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, और ये किसका है, बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका। तो यहां से M से P जाएंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PO के बराबर हो जाएगा, PO के बराबर। और PO के बराबर यानी कि ये इसका डायरेक्शन ये है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कहां से डायरेक्टेड होता है, तो पोजीशन वेक्टर which is directed along initial to final point, initial to final point। अब ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट O है और आपको निकालना है इसका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियल पॉइंट O है, तो यहां से अगर हम ये निकालें तो O से P, और सिंपल सा बात है कि ये O से P OP हमको चाहिए। तो यहां से अगर हम वैल्यू ले तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर R प्लस वेक्टर MP, M से P जाएंगे तो दो का सम हमेशा तीसरे के सम के बराबर हो जाएगा, सो दैट इज PO। तो यहां से R का वैल्यू अगर हम निकालें, और आपको पता है कि PO क्या होगा, PO तो ये बड़ा वाला का रेडियस दैट इज R1, छोटा वाला का रेडियस दैट इज R2। तो ये दोनों का डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, A, जो कि आपको इसमें, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि रेडियस तो कभी चेंज नहीं करेगा। तो ये बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस R1, ये आपका क्या है, बिगर स्फीयर, और ये आपका क्या है, स्मॉलर स्फीयर का। तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो A के बराबर होगा, और वो आपको क्या, OP का वैल्यू दे दिया हुआ है। तो OP का वैल्यू, O से P का वैल्यू आपको दे दिया हुआ, और ये क्या है, जब हम जाएंगे तो ये बराबर किसका हो जाएगा, तीसरे के सम के बराबर OP का वैल्यू दिया हुआ है, और हमारा क्या आ रहा है, PO आ रहा है। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज PO माइनस MP, M से P। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। यहाँ पे हम क्या यूज किए, वेक्टर एडिशन लॉ। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ हम यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो PO का वैल्यू आपको दिया हुआ है, किसका वैल्यू आपको दिया, OP का वैल्यू दिया हुआ है। तो OP का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है ये, तो PO का वैल्यू, तो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ से आपका आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, PO का, OP का वैल्यू दिया हुआ है। सो OP दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और यहाँ पे क्या है, PO है, तो जस्ट अपोजिट, तो माइनस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MP, M से P। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू दिस।
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू r दैट इज इक्वल टू mp, और माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो mp को क्या लिख सकते हैं, mp को लिख सकते हैं, अगर mp को अगर हमको pm लिखना है तो माइनस साइन वहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस a प्लस pm को लिख सकते हैं, mp को लिख सकते हैं pm, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, किसका वैल्यू आ गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका r का वैल्यू आ गया। r क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। तो और वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। r क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो आप ऐसा देख लें कि बड़ा वाला स्फीयर के वजह से, बड़ा वाले स्फीयर के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसको आप इसको कंसीडर कर लीजिए, ये जो आपका कैविटी खाली जगह है, तो इसका और दोनों को ऐड कर देंगे, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू ले लें विद वेक्टर एडिशन लॉ, अब ध्यान से देखिए, वेक्टर r प्लस mp दैट इज इक्वल टू नोट po, दिस इज इक्वल टू, अब दो का सम अपने आप तीसरे के सम के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू OP। तो ये PO नहीं होगा, ये OP होगा। तो जैसा कि हम बताएं कि दो का सम यानी कि वेक्टर r इधर जा रहा है और वेक्टर r2 अगर इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो ये अपने आप तीसरे का सम के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू r3, यानी कि वेक्टर r, अब ध्यान से देखिए, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O है और इसका सेंटर P है, और M को ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट लिए हैं, उस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब जैसा कि पता है कि ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r इसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या लिखे, दो का सम तीसरे के आपके बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे OP और ये आपका क्या हो जाएगा, MP इधर चला जाएगा, और ये आपका PO के जगह पे जहाँ पे है तो वो हम क्या लिख देंगे, तो दो का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर r, ऐसे सोचिए कि ये इधर डायरेक्टेड है, ये भी इधर डायरेक्टेड है, तो ये लास्ट में इसके सम के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए वेक्टर r प्लस वेक्टर mp, या इसको सारे को एक ही साइड अगर लिखना चाहते हैं तो इसको माइनस PO लिख सकते हैं, माइनस OP वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन तो अलग है ना, सेम डायरेक्शन, अगर लाइक है तो उसको ऐड करेंगे, अनलाइक है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अनलाइक, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हम क्या PO नहीं लिख सकते, माइनस OP लिख सकते हैं। सो वेक्टर r प्लस वेक्टर mp दैट इज इक्वल टू, सिंपली आपका क्या हो जाएगा, OP के बराबर, और OP का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, सो इट इज गिवन OP दैट इज a, और a क्या है, एक बड़ा वाला का रेडियस, एक छोटा वाले का रेडियस। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से हम लिख सकते हैं MP का वैल्यू, सो MP क्लियरली है OP माइनस वेक्टर r। तो सिंपल सा बात है कि इसका जो डायरेक्शन होगा, किसका, ये जो कैविटी वाला है स्फीयर, उसका आपका डायरेक्शन, अगर सपोज दैट M उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से O से भी M जा रहे हैं, तो O से जो M जा रहे हैं वो आपका R वेक्टर है, और O से सिंपल सा बात है M एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए हैं, ये एक आपका क्या है, जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट हम ले लिए हैं, और इसी पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या उसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ R2 है, या उसका क्या है, तो हम क्या ले लिए, एक M पॉइंट। तो O से भी M गए और P से, तो दोनों का सेंटर से M पॉइंट पे गए, तो क्या हुआ, वेक्टर R प्लस वेक्टर MP दैट इज इक्वल टू OP। तो यहाँ से MP का वैल्यू आपका क्या आ गया, तो OP को हम क्या लिख सकते हैं, सो इट इज गिवन दैट इज वेक्टर A, सो इट इज वेक्टर A, और ये आपका वेक्टर R हो गया। तो MP का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली ये। अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकाल लिए, दोनों का अलग अलग आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए,
तो ये स्फीयर का निकाल लिए और फिर हम क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेंगे, ये कैविटी वाले को, और दोनों को क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी रहे, और याद रखिएगा जब भी आप पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन देते हैं तो हमेशा उसके सेंटर से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल के तरफ, सो इट इज गिवन, याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, ये आपका दिया हुआ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर that is initial to final point। तो इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल क्या है इसका सेंटर, फाइनल जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू to uniform spherical sphere at point, किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो एट पॉइंट M। तो M पॉइंट पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालें, किस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, M एक जनरलाइज पॉइंट ले लिए हैं, तो उस पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो E फील्ड एट पॉइंट M, और M को लिख लेते हैं ER, यानी कोई जनरल पॉइंट हम ले लिए हैं। सपोज डेट एक पॉइंट हम M ले लिए हैं, तो वहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप ER का वैल्यू है। तो इसके वजह से ये जो बड़ा वाला स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर के वजह से क्या हो जाएगा, रॉ क्या है, डेंसिटी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू पोजीशन वेक्टर R से ये पोजीशन वेक्टर ये आ गया। तो यहां तक बात समझ में आई। प्लस तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके वजह से ये आपका E1 है। अब ये कैविटी के वजह से क्या होगा, कैविटी का मतलब वो जगह खाली है, तो उसके वजह से भी यही होगा, रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैविटी का एक्चुअली में होना क्या चाहिए, आप याद रखिए कि इसको आप समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको चार्ज मिलेगा, दिस इज पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन ये आप इसको नेगेटिव समझ लीजिए, सपोज दैट ये आपका नेगेटिव है। तो ध्यान से देखिए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम ऐसे, अगर ये कैविटी नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता आपके लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो ये। अब ध्यान से देखिए, अगर हम निकालें इसके वजह से, इस कैविटी के वजह से, तो इसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो एक को नेगेटिव, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर अगर R है और इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालते हैं दैट इज PM, यानी कि पोजीशन वेक्टर जब भी हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे निकालना है, यानी सेंटर से, आप ध्यान से देखिए, ये बहुत कमाल का चीज है जो आपको समझना था इस क्वेश्चन में, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से हमको किस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम ऐसा गिवन है कि M पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ये पूरा कैविटी नहीं होता तो इतना होता, लेकिन ये कैविटी है तो इसके वजह से कितना घटेगा, तो ध्यान से देखिए। तो जब भी हम अभी बात किए हैं कि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, यानी कि ये अगर हमको M पॉइंट पे निकालना है तो सेंटर से उस पॉइंट पे हम निकालते हैं, और यहाँ पे क्या है, MP का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यानी कि M से P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जबकि आपको MP का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसका वैल्यू चाहिए, तो वैसे भी हम लिखे हैं कि डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें ये R जो वैल्यू होता है ये पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर
is always directed from initial to final point, is always directed from initial to final point. तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट, जबकि आपको एमपी का वैल्यू पता है और जबकि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पीएम का वैल्यू। क्योंकि हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो कैविटी है उसको हम क्या ले लिए, ट्रीटेड एज नेगेटिव साइन। तो ध्यान से देखिए, यहां से होना तो ये चाहिए था कि ये इसको पॉजिटिव यानी प्लस, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों, तो जो आपका पॉजिटिव है, इसको हम सेंटर ऑफ मास में भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे कि अगर इधर का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि ये पूरा का पूरा फिल है, हम नहीं समझते हैं कि इसमें कैविटी टाइप कुछ भी कंसेप्ट हम यूज करें। तो पहले फिल वाला का निकाल लेते हैं और इसका, और दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली वही काम हम यहाँ भी करेंगे। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला का निकाल लेंगे और ये छोटा वाला का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस साइन, और इसको सिंपल सा बात है कि पी से एम, जब भी हम पोजीशन वेक्टर, तो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो हमेशा इनिशियल यानी कि उसके सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट उसका सेंटर होता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन क्यों, तो ये कैविटी है, दिस इज कैविटी, सो नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वो कैविटी है। तो और बाकी पोजीशन वेक्टर इनिशियल टू फाइनल, दैट इज पी से एम। सो पी से एम की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, जबकि आपको एमपी का डायरेक्शन, एमपी का वैल्यू आपको पता है, और एमपी जो होगा बेसिकली एमपी इज नथिंग बट नेगेटिव साइन ऑफ पीएम। तो आपको चाहिए पीएम, जबकि आपको एमपी का वैल्यू पता है, यानी कि तो क्या हो जाएगा, एमपी कुछ नहीं है, नेगेटिव साइन आप लगा लीजिए, दैट इज पीएम। तो अगर आप थोड़ा सा भी वेक्टर का आपको नॉलेज हो तो क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने से, ये क्या कह रहा है, एमपी का मतलब ये है कि डायरेक्शन एम से पी हो, और पीएम का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है, इट्स मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज ऑलवेज मतलब अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ से एमपी का वैल्यू वही होगा जो माइनस पीएम का डायरेक्शन होगा, और माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कैविटी है। तो इसको यानी कि जो फिल है, यानी इसको टेकन एज, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि इसको हम नेगेटिव साइन से ड्रॉ कर रहे हैं, यानी इट इज टेकन एज नेगेटिव, इट इज टेकन एज नेगेटिव। और ये वाला क्या है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो एक को पॉजिटिव ले लिए, एक को नेगेटिव। तो यहां से होना तो चाहिए था क्या, पी से एम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, यानी कि पी पॉइंट पे, एम पॉइंट पे हमको क्या निकालना है। तो जब भी हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एम वाले पॉइंट पे। और डायरेक्शन क्या होता है पोजीशन वेक्टर का, तो इनिशियल टू फाइनल। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बस इसको हम सिंपली इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आर माइनस पीएम आपका आ गया। और माइनस पीएम को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस पीएम को हम एमपी भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी कैन राइट दिस इक्वेशन सिंपली एज दिस इज योर वैल्यू। तो आप हमेशा याद रखेंगे अब से कि जब स्फीयर हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये आपको अगर समझ में आए तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत हो, इट्स मच 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 इजी, कि अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आती है कि अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो ये स्फेरिकल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल के लिए तो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये अब आप क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था। तो आर को आर लिखें, ये आपका पोजीशन वेक्टर, आर का मतलब क्या हुआ, इनिशियल टू, यानी कि सेंटर से लेके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सेंटर से लेके ये आपका आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एमपी, पीएम को एमपी लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें,
सो 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको आर लिखे, और इसको हम क्या एमपी को क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स रूल, तो ध्यान से देखिए, तो दो का सम अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन लॉ, तो दो का सम यानी कि वेक्टर आर प्लस वेक्टर सिंपल सा बात है एम पी, एम से पी, तो इसका जो सम दैट इज इक्वल टू, तो दो का सम हमेशा तीसरे के बराबर होता है, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका ओपी। तो ये हम कहाँ से लाए, तो ये हम लाए हैं वेक्टर्स एडिशन लॉ से, तो यहाँ से हम डायरेक्टली वहां पे कंक्लूड कर लेंगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इजी अगर हम करें तो रॉ बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और ए क्या था, तो ए इज नथिंग बट R1 माइनस R2, यानी कि बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस, और ये छोटा वाला स्फीयर, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट लिए उस पॉइंट पे, तो यही आपसे पूछा था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए, और 4 ऑप्शन आपको इसी टाइप से दिया हुआ है। तो ये किस चीज से इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट आर से है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ R2, तो इट इज यूनिफॉर्म या इट इज कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ER, हालांकि हम यहां पे कौन सा पॉइंट लिए हैं, M पॉइंट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट M इज कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट आया, और क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर क्या है पोजीशन वेक्टर, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो ये इस पोजीशन वेक्टर से क्या है इंडिपेंडेंट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। और डायरेक्शन क्या होगा, सो डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, सो ये यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, तो इस डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है R1 माइनस R2, तो इसका डायरेक्शन अगर पूछे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन हुआ R1 माइनस R2, तो इधर है, क्योंकि ये इसी चीज पे डिपेंड कर रहा है और ये इंडिपेंडेंट है R से, तो डायरेक्शन भी पूछ रहा है, वैल्यू भी पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपके स्फीयर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम, कि अगर स्फीयर में रहे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो रॉ बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू R, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से, और जो कि जेई आपका 2015 में ये क्वेश्चन, हाल ही फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा है, सो इसके एक क्वेश्चन से, इसीलिए हम PYQ सीरीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिट करेगा आने वाले एग्जाम में भी, कि इस टाइप का कंसेप्ट, क्योंकि प्रॉब्लम इनफाइनाइट है, सारा प्रॉब्लम हम डील नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम जो कि कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है उसको हम क्या PYQ सीरीज में इसको हम कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला एक सिंगल क्वेश्चन में, कि इसका जो जब भी आपको स्फीयर आए और इस टाइप का कंसेप्ट रहे कैविटी वाला, तो कैविटी वाले के लिए कुछ भी नहीं हमको करना है, क्या करना है, इसको पॉजिटिव ले लेना है, और बाकी सारा पार्ट को हम क्या ले लिए पॉजिटिव ले लेंगे, सारा पार्ट को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम निगेटिव ले लेंगे, सो दिस इज निगेटिव साइन। तो ये बात समझ में आता है। और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे हमको क्या निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या यूनिफॉर्म होगा हमको नहीं पता था, बस हम इसके लिए ये यूज किए ये फॉर्मूला, और इसके लिए हम ये यूज किया, और दोनों को क्या किए सब्ट्रैक्ट किए। सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्योंकि अगर इसको इट इज टेकन एज पॉजिटिव, सो इफ दिस इज ये जो फुल फिल वाला पार्ट है, if it is taken as positive then this part is also taken as negative sign, so negative sign आपको यहाँ पे दिख गया, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन P से M आपको दिखा दिए, कि यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको दिखाना था, और यहाँ से आपको
एमपी का वैल्यू, फिर हम वेक्टर का एडिशन लो, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सारा चीज फिजिक्स का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे कंसेप्ट। तो 2 का सम तीसरे के बराबर है, यानी वेक्टर आर प्लस एम पी, एम से पी दैट इज इक्वल टू ओपी। तो यहाँ से आपको पता है ओपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ओपी का वैल्यू ए दिया हुआ है, सो ओपी के जगह पे ए लिख दिए, तो एमपी का वैल्यू आ गया, एमपी का वैल्यू यहाँ पे बस पुट कर दिए, तो आर से आर कैंसिल हो गया। यू विल नो दिस इज योर रिजल्ट। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये आर से इंडिपेंडेंट है, और इसका डायरेक्शन क्या है, यही पूछ रहा है आपसे कि डायरेक्शन डिपेंड ऑन ए आर, नहीं, इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन, its direction depends on only a क्या है, तो r1 minus r2. So indeed it's a best problem for this types of cavity problem and as well as uniform spherical cell problem. तो जो भी, और ये क्वेश्चन आपको 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोस्टैट का। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड, ए पॉइंट प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल स्फीयर ऑफ रेडियस दैट इज कैपिटल आर, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब आपको यहां से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पहला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या क्या है। तो पहला में आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस, यानी कि पहला में आपसे पूछा है कि आप बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, electric flux passing through the curved surface of the hemisphere is this। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप कह रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस इज Q by एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसमें हमको क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। और ये आपको क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब 2 सरफेस आपको है, जैसा कि आपको दिया गया है, इस टाइप से शेप आपको दिया हुआ है, तो एक तो इसका कर्व सरफेस है, अगर इसका इस टाइप से सरफेस दिया हुआ है तो एक तो इसका कर्व सरफेस है, और दूसरा एक फ्लैट सरफेस है। तो कर्व सरफेस के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें और दूसरा फ्लैट सरफेस के, तो दोनों अगर मिलाए तो क्या है, Q by एप्सिलॉन नॉट। ये आपका सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है C, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर सरफेस। लास्ट डी पॉइंट आपसे कह रहा है कि द circumference of the flat surface is equipotential। अब यहां पे एक कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो डी पार्ट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कर्व सरफेस से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर है तो कर्व सरफेस से, तो ये आपको वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसा कि ये कर्व सरफेस है तो टोटल एंगल अगर ये पूरा रहता तो कितना एंगल बनाता, 2 पाई दैट इज 360, लेकिन इसके हाफ, तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू फाई से डिनोट इसको करते हैं B डॉट E डॉट A, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और जब
मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो क्या हो जाता है, बी डॉट ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सो ई डॉट ए, सो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब ई क्या है, तो ई यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ए क्या हो जाता है, एरिया वेक्टर। तो यहां से आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सो दैट इज ई डॉट ए। तो यही आपसे पूछा कि इसका क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालिए। तो ये अगर पूरा होता तो एंगल कितना बनाता, तो 2 पाई। तो अब एंगल क्या बनाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखें, पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज P, और इस पॉइंट को हम सपोज डेट Q लेते हैं। तो देखिए दो सरफेस है, एक तो इसका फ्लैट सरफेस, तो वही आपसे कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ कर्व एंड फ्लैट सरफेस, यानी दोनों मिला के अगर बात करें, और ये चार्ज जो है आउटसाइड रखा हुआ है, यहाँ पे आपको गिवन है कि पॉइंट दैट इज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन imaginary hemispherical sphere of radius कैपिटल R। तो इसके आउटसाइड है, तो आउटसाइड से आपसे पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, एरिया वेक्टर। तो यहां से अगर हम निकालें तो टोटल एंगल अगर ये क्या होता, पूरा कंप्लीट होता तो कितना एंगल बना पाता, तो 2 पाई। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखें तो एंगल क्या होगा, तो जैसा कि आपको पता है, बाय अगर सिमेट्री यूज करें तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, और ये आर है और ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, √2r। बस बेसिक सा क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो ई डॉट, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर हमेशा उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ई डॉट ए, और एरिया वेक्टर जब भी होता है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से अगर हम पी पॉइंट पे भी हम देखें कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां से ध्यान से देखिए, ये आर, ये रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेयर, तो ये आर, तो ये आर, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, अपने आप 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो है 45 डिग्री का एंगल है, और ये पूरा समझिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो वहां से क्या होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस चार्ज से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओरिजिनेट हो रहा है। और तो यहां से अगर हम देखें तो टोटल एंगल कितना बनता, तो 2 पाई। लेकिन इस पॉइंट की वजह से तो 1 माइनस 1/√2, 1/√2 क्यों, सिंपल सा बात है कि ये आपका हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये क्लोज्ड सरफेस होता, क्लोज्ड सरफेस में अगर हम बात कर रहे होते तो क्या होता है, Q/ε0। तो जब भी हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस की, तो यही चार्ज अगर अंदर होता और ये पूरा क्लोज्ड होता तो हम क्या देखते, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो तो क्या हो जाता है, इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड, यानी इनसाइड या इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0। तो ये आपका होता है, लेकिन ये इनक्लोज्ड नहीं है। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, विद द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का अगर कंसेप्ट अगर हम यहां से यूज करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू तो इतना एंगल बनाएगा। अगर ये टोटल होता तो 2 पाई, और यहाँ पे Q/ε0, Q इनसाइड, तो ये कैपिटल Q डिवाइडेड बाय ε0। तो ये चार्ज इनसाइड है, जबकि इसका क्या है, ये चार्ज जो आपको दिया गया है ये आउटसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस, यानी कि हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
4 पाई। तो ये कंसेप्ट हम कहां से यूज कर रहे हैं? ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं सॉलिड एंगल, विद द कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं। तो वैसे भी अगर चार्ज इनक्लोज्ड आपको पता हो, चार्ज इनक्लोज्ड ये हम कब यूज करते हैं? जब आपको पता हो कि चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है, यानी कि उसके अंदर हो और आपको उसके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाता है। तो ये आपका क्या आ गया? तो टोटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सॉलिड एंगल से हम क्या निकाल लिए? इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, तो ये एंगल कौन कितना बनेगा? साइन 45। तो ये आपका आ जाएगा 1/√2। तो यहाँ से ये आ गया डिवाइडेड बाय, तो इसको अगर आप कैंसलाइज कीजिए तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये 2 से, और ये आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर यहीं से आपका मैच कर जाएगा विद नेगेटिव साइन, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये हम कहां से यूज किए? विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल का कंसेप्ट हम यूज किए, और वहां से। तो याद रखिएगा, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और किसी भी इनक्लोज्ड में, यहां पे क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस। तो इनक्लोज्ड आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अगर आपको पता है कि उसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, तो उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? E.A क्या है? एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या किए? Q बाय एप्सिलॉन नॉट इसका डायरेक्ट हो सकता था अगर ये चार्ज इसके अंदर होता, लेकिन चार्ज अंदर नहीं है, तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 पाई, यानी टोटल ये अगर पूरा स्फेयर होता, यानी कि ये तो आपको हेमिस्फेयर है, ये अगर पूरा स्फेयर होता तो एंगल कितना बनाता? 2 पाई। तो -1/√2 डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट ये कंसेप्ट कहाँ से यूज किए? तो चार्ज इनक्लोज्ड कर, और ये आपका निगेटिव, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। और सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस, क्या ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा? तो ये हम आपको बता रहे हैं कि ये इनसाइड नहीं है। अगर ये इनसाइड होता, तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पूछ रहा है दोनों मिला के, यानी कि ये सरफेस, यानी कि नीचे वाला ये आपका फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस, तो यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस, क्या वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा? तो ये आपका बी ऑप्शन है, नहीं होगा। उससे क्या होगा? लेस देन होगा। तो सिंपल सा बात है कि यहां से आप ऐसा सोचिए कि यहां से रे निकल रहा है, इधर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस, तो ये तब होता जब ये चार्ज, ये प्लस Q क्या है? आउटसाइड पॉइंट नहीं, ये इनसाइड पॉइंट पे होता, तो हम सिंपली लिख देते Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो वही आपसे पूछा है कि क्या टोटल सरफेस, चाहे वो कर्व सरफेस हो या फ्लैट सरफेस हो, तो दोनों के सम अगर करें तो क्या वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा? ये आपका बी ऑप्शन है, नहीं होगा। क्या होगा? लेस देन, यानी कि अगर दोनों से पूछे कि फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो वो क्या आ जाएगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, जबकि ये Q इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है, तो उससे ज्यादा होगा नहीं, उससे कम होगा, तो इससे कम होगा, सो बी इज रॉन्ग। क्या ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता? हाँ होता, अगर ये इनसाइड ये चार्ज होता तो। अब सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस ये है, और इसके नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जब भी बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो यहां से होगा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है? तो इसका कंपोनेंट पूछ रहा है कि नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन ये है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट आपसे पूछ रहा है। तो क्या है? इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस,
टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, क्या उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा? तो सिंपल सा बात है, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और क्या कह रहा है कि उस प्लेन के नॉर्मल कंपोनेंट, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आपका क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा और इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा दैट इज ई साइन थीटा। तो क्या रहा है नॉर्मल वाला कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट है दो कंपोनेंट। अब इसका वैल्यू इधर आया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर आपसे कह रहा है कि इसका नॉर्मल वाला आपको कंपोनेंट चाहिए। इसका दो कंपोनेंट हम ब्रेक किए, एक क्या है ई साइन थीटा और ये कॉस थीटा। अब सिंपल सा बात है कि ये जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन के ये जो परपेंडिकुलर ऑफ थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ई और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ये कॉस थीटा जो आपसे कह रहा है कि क्या ये कांस्टेंट होगा, तो ओवर द सरफेस क्या ये हर सरफेस पे ये कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं। थीटा चेंज करने से, थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा, सिंपल सा बात है इस पॉइंट पे थीटा सबसे ज्यादा है, अब धीरे धीरे इस पॉइंट पे जैसे जैसे यहाँ पे सबसे कम। सिंपल सा बात है कि आप ऐसा सोचिए कि यहाँ से एक रे निकल रहा है, तो इस पॉइंट तक तो बहुत कम पहुंचेगा ना, ये सबसे मिनिमम इसी पॉइंट पे पहुंचेगा, पी पॉइंट पे सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे पहुंचेगा। आप सोचिए, अब ऐसा इस क्वेश्चन को आप फील करने का कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है। सो चार्ज इज नथिंग बट, तो ये जो आपका चार्ज है आप इसको समझिए कि इट इज लाइट सोर्स। यहाँ से सोर्स से यहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है। तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इंटेंसिटी टाइप जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं तो उसमें भी ये चीज हम बहुत बार बताते हैं इंटेंसिटी। तो क्या ये चार्ज से यहाँ से लाइट निकलेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P या इस पर्टिकुलर पॉइंट Q या इस पर्टिकुलर पॉइंट R सब तक सेम पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। तो वही आपसे पूछ रहा है क्या इसका एक कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट सब में सेम होगा? नहीं। थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे कंपोनेंट चेंज करते रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका कंपोनेंट कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, और वो कंपोनेंट जो कि उस प्लेन का नॉर्मल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप ऐसा सोचिए कि तो इस पॉइंट पे सबसे कम होगा, तो ड्यू टू ये जो कंसेप्ट हमने यूज किए थे सॉलिड एंगल, तो इसमें हम यही किए कि 2π1, तो ऐसे तो 2π डायरेक्ट हो जाता, और अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो कितना एंगल बनाता, तो 2π, और इसमें आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर देखिएगा तो यहाँ पे होगा, यानी मिनिमम यहाँ लाइट सबसे कम यहाँ पहुंचेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे पहुंचेगा, यानी इसका अगर सेंटर को हम O ले तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पहुंचेगा। तो ऐसा सोचिए कि ये लाइट सोर्स है, तो यही आपसे पूछ रहा था C पॉइंट क्या सारे सरफेस पे कांस्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं, ये थीटा पे डिपेंड करता है। सो C इज रॉन्ग ऑप्शन। लास्ट में आपसे क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, या दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट जब हम डील कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट में, तो उसमें हम बात किए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसमें हम बात करते थे E.dr, जैसा कि आपको पता है E.dr दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि सारे पे पोटेंशियल सेम होगा, कहने का इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि इसके सारे सरकमफेरेंस पे पोटेंशियल कम से कम सेम ही होगा, कुछ भी हो, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा dV/dr दैट इज इक्वल टू E होगा, ये आपसे कह रहा है। तो dV यानी कि पोटेंशियल, सो dV इंटू E.dr, यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं कि dV/dr दैट इज E क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे आपसे कह रहा है dV दैट इज इक्वल टू E.dr। तो यहां से आप ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कह रहा है कि क्या ये इक्विपोटेंशियल है, और इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है कि पूरा उसके सरकमफेरेंस पे, यानी कि इसके पूरा सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए,
इस पॉइंट को P, लेट्स दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, दिस इज T, दिस इज K, यानी कि इसके सारे पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम होगा। इट मीन्स VT दैट इज इक्वल टू VK दैट इज इक्वल टू VR, यानी कि सारे पे पोटेंशियल सेम होगा। वही आपसे पूछ रहा है लास्ट वाला पॉइंट, क्या सेम होगा। तो सेम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो D यानी कि E डॉट डी आर, E और यानी कि V सेम होना चाहिए अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम बात करें तो E डॉट डी आर, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो ये आपसे कह रहा है कि सरफेस सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है और आपको चाहिए रेशियो, यानी इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, V आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने पे आपका क्या हो जाएगा, सारा सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। सो D इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। सो इसका आपका क्या होगा, A और D, यानी इलाहाबाद और दिल्ली इज राइट ऑप्शन। यानी कि ये सारा सरकमफेरेंस E डॉट डी आर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो ये आपका वैल्यू क्या आएगा, V यानी पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम आएगा। सो इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरकमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस ये है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि इसका ये वाला आपसे कह रहा है कि इसके जो भी फ्लैट सरफेस से, कर्व सरफेस नहीं, फ्लैट सरफेस से क्या कह रहा है कि फ्लैट सरफेस से, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सो D इज राइट ऑप्शन। सो A एंड D इज योर